हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, हम जो प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम एंशिएंट और साथ में मेडिवल आज शुरू कर देंगे। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो मेडिवल मॉडर्न दोनों की रहेगी, ठीक है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। ये कह रहा है कि जो इलाहाबाद का, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहते हैं, वो किसके बारे में आपको बता रहा है। क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बता रहा है, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, या समुद्रगुप्त के बारे में। तो बार बार हम इसको पढ़ते आ रहे हैं कि जो इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा में लिखा गया, ठीक है। क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में इसमें बहुत सारी प्रशंसा की गई है कि उसने आर्यवर्त को जीता, उसने दक्षिणावर्त को जीता, उसने पूरा का पूरा जो उसका क्या बोलते हैं, उसकी विजयों का बखान इसके अंदर किया गया है। तो वो है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था जो शकों पर विजय प्राप्त की थी। एक शक राजा था रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय, उसको पराजित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या बोलते हैं, शक विजेता बोला जाता है। और इसने इसी के विजेता के या विजय के उपलक्ष्य में ही चांदी के सिक्के भी इसने जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से आपको सम्मिलित करना है। नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, कायस्थ। तो ये बताना है कौन किसके साथ मिलान हो रहा है। नगर श्रेष्ठी कौन होते थे, सार्थवा कौन होते थे, प्रथम कुलिक कौन होते थे और कायस्थ कौन होते थे। देखिए, इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया किसका हो सकता है, सार्थवा का, क्योंकि व्यापारियों काफिलों का जो नेता होता था, ऐसे याद करना भी, व्यापारियों का एक काफिला होता था, उनके साथ रहता था हमेशा उनका नेता, वो सार्थवा था, ठीक है। तो बी का फर्स्ट है, और बी का फर्स्ट जिसके अंदर भी है आप उसके साथ जा सकते हो। तो बी का फर्स्ट 2 में है भाई, बी का फर्स्ट 2 में है, तो आप इन 2 को तो कट कर दीजिए, इन 2 के साथ आप जाओगे। उसके बाद नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी कौन होता था? मुख्य बैंकर का जो कार्य करता था वो नगर श्रेष्ठी होता था। ए का थर्ड जिसमें है, ए का थर्ड, तो ये आपका राइट, बी का थर्ड, ये राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रथम कुलिक जो होते थे वो मुख्य शिल्पकार होते थे, और जो कायस्थ होते थे वो लिपिकों के प्रधान हुआ करते थे। जो कायस्थ होते थे वो लिपिकों के प्रधान। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इनमें से कोई भी, और मिलान करने में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा। नगर श्रेष्ठी जो होता था वो मुख्य बैंकर का कार्य करता था। सार्थवा जो है वो व्यापारी काफिलों का नेता हुआ करता था। प्रथम कुलिक किसको कहा गया था? जो मुख्य शिल्पकार होते थे उनको प्रथम कुलिक कहा जाता था। कायस्थ जो है वो लिपिकों के प्रधान को कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य के द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सी है? जो मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु खोजी थी वो कौन सी थी? वो तांबा थी, ठीक है। सबसे पहले खोजी गई धातु का नाम तांबा था। लोहा तो बहुत बाद में खोजा गया था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। तांबे के साथ रांगा, सीसा और जस्ता मिलाकर, ठीक है, क्या बनाया जाता था? कांसा बनाया जाता था। तांबा पहले खोजा गया, तांबे के साथ सीसा मिक्स कर दिया गया, रांगा मिक्स कर दिया गया, जस्ता मिक्स कर दिया गया, उससे बनता था कांसा, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे कांसा आई थी, लोहा उसके बाद आया था। तो इसमें राइट आंसर है आपका, सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा थी। और स्पेशल हम ताम्रपाषाण काल में ये सब चीजें पढ़ते भी हैं, ठीक है। क्या बताया गया है कि आपका एक पार्ट ये दिया गया है स्तंभ, एक ये दिया गया है, आपको मिलान करके बताना है कौन सी चीज किस काल में हुई थी। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण, ताम्रपाषाण युग। जो पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल में सीधा सीधा फसल काटने के औजार, ठीक है, सीधा सीधा फसल काटने, खेती जो हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी, और फसल काटने के औजार भी वहीं से प्राप्त हुए हैं। छोटे छोटे हंसिया टाइप के जो है औजार प्राप्त हुए हैं
हसिया टाइप दार्जिलो हेडिंग में वहां पे भी इस तरह के कुछ औजार प्राप्त हुए। एक कैसे बोलते हैं उसको, जो दरांती टाइप का होता है ना, ऐसे मुड़ा हुआ, फिर ऊपर से पत्थर का हत्था उस पे लगा होता था। तो ये सब कहाँ से मिला है? नवपाषाण काल के अंदर मिला है। और ताम्र पाषाण मतलब तांबा, ताम्र पाषाण काल। बचा कि आपका पूरा पाषाण काल, आग की खोज हुई है। ठीक है, तो राइट आंसर आप नीचे देख सकते हैं। सभा और समिति के संदर्भ में जो ये वैदिक काल है जिसमें सभा और समिति के बारे में पढ़ते हैं, जो सभा और समिति के बारे में आपसे पूछा गया, आपको बताना है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय नहीं दे सकता था, क्या ऐसा था? सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। सभा चुने हुए लोगों की छोटी संस्था थी, ये राइट है। ठीक है, पर समिति के अंदर आम लोग भी जा सकते थे। समिति के अंदर आम लोग भी जाते थे और वो अपनी राय भी रख सकते थे। काफी सारे कबीलों से लोग आते थे और कुछ भी राजा को पूछना होता, कुछ ऐसा कार्य करना होता था तो उनकी राय ली जाती थी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका केवल 2 है, ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि ये कह रहे कि राय नहीं दी जा सकती, राय दी जा सकती थी, तो केवल 2 ही राइट है। महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इनका जन्म ईसा पूर्व 6ठी सदी के लुम्बिनी में हुआ। किसके बारे में पूछा गया? महावीर स्वामी के। पहला ही गलत है, लुम्बिनी में इनका जन्म नहीं हुआ है। इन्होंने घर छोड़ दिया था और कई वर्षों तक जीवन में संबंधित प्रश्नों का हल ढूंढा था। बिल्कुल, इन्होंने घर छोड़ा और 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 23 तीर्थंकरों के उपदेशों का समर्थन किया और उनके अपने विचार जोड़ दिए गए। ये 24वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर के बाद जो आते हैं वो 24वें तीर्थंकर यही रहे थे। इन्होंने क्या किया था, जो तीर्थंकरों के उपदेश थे उनके बाद अपने विचार इसमें जोड़ दिए थे। इन्होंने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए गए, संस्कृत में नहीं। ठीक है, इनकी जो आम भाषा थी, प्राकृत भाषा, उसी में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। क्योंकि जो बौद्ध और जैन धर्म है उनमें पाली और प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया गया था, संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। क्योंकि आम लोगों को संस्कृत भाषा नहीं आती थी। जो ब्राह्मण होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, उन्हीं को जो संस्कृत भाषा उस टाइम की थोड़ी टफ थी वो नहीं आती थी, तो उन्हीं को आती थी। तो अपने विचार उन तक नहीं पहुंचते थे, आम लोगों तक उनकी बातें नहीं पहुंचती थी, तो उनको आम बोलचाल की भाषा में ही इन्होंने अपने विचारों को कहा है। तो इनका पहला अभी भाई राइट, पहला गलत है। इसे आपसे गलत पूछा गया ना, कौन सा गलत है, तो आपका कौन सा गलत है? ये आपका लुम्बिनी में हुआ, क्योंकि इसका जो जन्म है वो वैशाली में हुआ था। अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अशोक की राजज्ञाओं को अभिलेखों में समझाया गया था। अधिकांश राजज्ञाएं ख्रोष्टी लिपि में थी। अशोक के अभिलेखों, ये राइट है। अधिकांश राजज्ञाएं ख्रोष्टी लिपि में थी, अधिकांश ब्राह्मी लिपि में थी। ये हमने पढ़ा है ना, कल भी पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृत थी, ये भी राइट है। अशोक की कुछ राजज्ञाएं यूनानी भाषा में थी और अफगानिस्तान में खुदवाई गई थी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो सही ख्रोष्टी लिपि में नहीं है, क्योंकि इसकी ज्यादातर जो राजज्ञाएं थी वो ब्राह्मी लिपि में थी, और उसके बाद ख्रोष्टी में, उसके बाद यूनानी और अरमाइक में थी। ठीक है, और इसने अपनी जो बातें वो अभिलेखों के माध्यम से समझाई है। ये हमको पता है कि इसने जगह जगह अभिलेखों को खुदवाया है, और जो ये कहना चाह रहा था, जो भी इसको अपने विचार रखने थे, वो इन पर खुदवा दिए थे इनके भी। मैं मर जाऊं, आगे मेरा जो उत्तराधिकारी बने या जो लोग आम जनता, वो सब इन चीजों को समझ पाए। अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृत थी, ये भी राइट है। अशोक की कुछ राजज्ञाएं, उन्होंने, हमने पढ़ा था ना कल ही, एक उनका अभिलेख मिला है जिसको कंधार में शेर ए कुन्हा से प्राप्त अभिलेख या शेर कुन्हा अभिलेख ही उसको बोला जाता है। वो अभिलेख जो है ग्रीक या यूनानी प्लस अरमाइक दोनों लैंग्वेज में है, उन्हें द्विभाषी कहा गया था, तो ये राइट है। वो जो कंधार है वो कहाँ पे, वो अफगानिस्तान के अंदर है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध स्मारक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जो बौद्ध स्मारक बन रहे हैं, बौद्ध स्तूप बन रहे हैं, विहार बन रहे हैं, उनके बारे में कौन सा आपसे असत्य पूछा गया है? ठीक है, तो असत्य क्या है भाई? स्तूप अर्ध गोलाकार बड़े स्मारक होते थे और इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं की अस्थि अवशेष रखे जाते थे। जो बौद्ध के जो स्तूप बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे? अर्ध गोलाकार ऐसे बने हुए थे ना। ठीक है, उनमें या नीचे दबाया जाता था क्या? कोई भी बुद्ध है या भिक्षु है, उनके
अस्थि अवशेष, उनकी हड्डियां रख सकते थे, उनकी राख रख सकते थे, उनकी नाखून है या उन्होंने कोई पहनी हुई चीज है वो किसी बर्तन में रखकर उसको दबाकर उसके ऊपर स्तूप बना दिया जाता था। तो ये राइट है। स्तूपों के समीप विहार हुआ करते थे, जो रेस्ट हाउस थे वो स्तूप के समीप हुआ करते थे जहाँ भिक्षु रहते थे, ये भी राइट है। अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना है, बिल्कुल। जो अमरावती का स्तूप है, जैसे व्यापारी होते थे, क्योंकि नगरों में व्यापारी रहते थे और वहाँ ही स्तूप बनाए जाते थे, तो वहाँ की जो रेलिंग है, तोरण है, वो ज्यादातर किसके द्वारा, व्यापारियों के द्वारा बनवाए जाते थे। तो ये भी राइट है, भूस्वामियों के द्वारा दान दिया जाता था। बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए जाते थे, ये गलत है। ये तो जानबूझ के नगरों के पास ही रहते थे बौद्ध विहार, ठीक है। जैसे सारनाथ वाराणसी के पास बनाया गया था सारनाथ में, और जैसे पेशावर ये तक्षशिला पेशावर के नजदीक बनाया गया था, ऐसे उनके आसपास ही बनाए जाते थे। तो इसमें असत्य पूछा है, तो आपका जो बौद्ध विहार है वो कौन सा, क्या है, सत्य है कि वो नगरों के आसपास ही होते थे, नगरों से दूर वो नहीं हुआ करते थे। तो ये असत्य है, बाकी सारे के सारे सत्य है आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रसिद्ध विद्वानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आपको बताना है भाई कौन सा क्या था इसमें। ब्राह्मीर क्या था, एक खगोल शास्त्री था। मिलान करने में बताना है कौन सा गलत है कि कौन सा सही है। तो ब्राह्मीर एक खगोल शास्त्री था जिसको विर्त संहिता जिसने लिखी थी, तो ये भाई गलत है। विशाखा दत्त एक नाटककार था, ये बिल्कुल। विशाखा दत्त की जो पुस्तक है वो है मुद्रा राक्षस, ये राइट है। शंकर जो है ये दार्शनिक था, शंकर ये दार्शनिक था, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ एक ही राइट है, तो सिर्फ दो, केवल दो ही राइट है, बाकी सारे युगम गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राचीन भारत में बनी बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। जो प्राचीन भारत में बुद्ध की मूर्ति बनी थी और जो सबसे बड़ी थी वो किस स्थान पर है, वो बामियान, ठीक है, अफगानिस्तान बामियान में ये मिली है। ये चट्टान की बनी हुई थी और सबसे बड़ी मूर्ति थी। उस वक्त पूरा का पूरा क्या था, बुद्ध का वहां पे प्रचार प्रसार था, बुद्ध का काफी मतलब मान्यता वहां पर थी। बाद में इस्लाम के आने के बाद वहां पे बौद्ध धर्म समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है। न्याय दर्शन, योग दर्शन, चार्वाक दर्शन, मीमांसा दर्शन, किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है। तो आपका जो चार्वाक दर्शन है उसको क्या कहा जाता है, लोकायत कहा जाता है। लोकायत मीन्स जिसमें लौकिक जीवन के लोगों की ज्यादा, आम लोगों की ज्यादा बातें की गई है, संसार दुनिया की ज्यादा बातें की गई है, वो लोकायत। ये चारवाक दर्शन चारवाक के द्वारा ही लिखा गया है, और इसको इसने इसमें इसको लोकायत कहा क्योंकि इसमें जो आम दुनिया या लोगों के बारे में बातें की गई है, ठीक है। उसके बाद न्याय जो दर्शन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, गौतम के द्वारा, महर्षि जो गौतम है उनके द्वारा न्याय दर्शन लिखा गया है। योग पतंजलि ऋषि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मीमांसा जैमिनी ऋषि के द्वारा लिखा गया है। तो ये मिलान करने में भी आ सकता है, मीमांसा के सामने जैमिनी, योग के सामने पतंजलि, न्याय गौतम, चारवाक चारवाक, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान असत्य है। दक्षिण भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। राजा किसानों से नियमित कर के अलावा विस्तृत अर्थात बेगार भी लेता था। जब दक्षिण भारत है और वहां पे जो प्रशासन व्यवस्था थी उसमें आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा गलत है। राजा था, किसानों से नियमित कर तो लेता ही था, इसके अलावा विष्टि या बेगार कर जो हमने कल पढ़ा था, विष्टि या बेगार कर जिसमें महीने में एक दिन फ्री काम करना होता था राजा के लिए, तो उसको विष्टि या बेगार या श्रम भी कहते हैं। दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव होते थे, उर, सभा और नगरम, ठीक है, ये भी राइट है। ये गांव है भाई, उर है, सभा है और नगरम है। एक गांव गांव को कहा जाता, डिवाइड किए गए थे, उर गांव अलग होते थे ना, ये बोलते हैं सभा अलग और नगरम अलग। इसमें उर गांव ब्रह्मदेय अर्थात ब्राह्मणों को दिए जाते थे। चालुक्य क्षेत्रों में गांव के कार्य व्यवस्था गांव के सृजन करते थे, ठीक है। ये सारे के सारे राइट है, पर आपका जो सी है वो राइट नहीं है।
उर गांव जो होते थे उसमें किसान रहते थे। ठीक है। सभा जो होते थे, सभा उर गांव ब्रह्मदे अर्थात ब्राह्मण, हाँ, सभा के अंदर क्या होता था, सभा के अंदर वो श्रेष्ठ गांव आते थे जो ब्राह्मणों को या दान में दिए जाते थे या श्रेष्ठ लोगों को दान में दिए जाते थे, और उनका जो अधिकार होता था, जिनको ये दान में दिए गए थे, उन्हीं के द्वारा होता था। नगरम में व्यापारी या जो वणिक होते थे वो मिलजुल कर वहां पे रहा करते थे नगरम के अंदर। तो ये अलग अलग गांव थे। तो इन्होंने कहा कि उर में ब्राह्मदे अर्थात ब्राह्मणों को दिए जाते थे, तो उर नहीं, वो सभा वाले हुआ करते थे। ठीक है। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी, कि ये असत्य है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो चालुक्य राजा है पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एहोल अभिलेख से उसके बारे में जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख से उसके बारे में जानकारी मिलती है, ये राइट है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था। हमने पढ़ा है इसको, कब पढ़ा है, जब हर्ष के काल में इसका युद्ध होता है नर्मदा नदी पर, हर्ष की और इसकी फाइट होती है और ये हर्ष को पराजित कर देता है। ठीक है, ऐसा इसके बारे में लिखा है एहोल अभिलेख में। तो ये राइट है, एहोल अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। उसका दरबारी कवि रवि कीर्ति था, ये भी राइट है। उसने पल्लवों को हराकर वेंगी प्रांत को जीता था, बिल्कुल। जो नर्मदा और ये कावेरी नदी के आसपास का जो अक्षेत्र था उसको उसने जीत लिया था और वेंगी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, पल्लव को हराकर, क्योंकि वहां पे पल्लव का शासन था। तो ये भी राइट है। अगर सारे ही राइट है तो 1 2 3 राइट वाला ऑप्शन आपके साथ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कांचीपुरम में कैलाश मंदिर बनवाया था, किसके द्वारा? पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। और कौन था? नरसिंह वर्मन सेकंड। सेकंड था, फर्स्ट नहीं था, सेकंड था। नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा ये बनवाया गया था। तो राइट आंसर है आपका पल्लव शासक। सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर करवाया था? जो हर्ष है, हर्ष पहले शैव भगत था। ठीक है, बाद में उसने जो चेंज कर लिया था अपना धर्म, कौन सा? बौद्ध धर्म ले लिया था। और बौद्ध धर्म लेने के बाद उसने क्या कराए थे? सम्मेलन कराए थे, जो कहाँ पे कराए गए थे? कन्नौज और प्रयाग में। पहला कन्नौज में और उसके बाद प्रयाग में कराया गया था। ठीक है, ये बौद्ध से रिलेटेड इसने सम्मेलन कराए थे। तो राइट आंसर आपका जा रहा है बी। उसके बाद नेक्स्ट है, हर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? चीनी यात्री हेनसांग उसके राज्य में 15 वर्ष तक रहा था, बिल्कुल। हेनसांग या श्वेत सांग भी जिसको कहा है, और ये कब तक रहा था? 15 वर्ष तक। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था, बिल्कुल। जैसे रवि कीर्ति पुलकेशिन का था, बाणभट्ट इसका था। उसके अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट प्रयोग पर सही उत्तर चुनिए। तो चुन लेते हैं, नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, राइट है, राइट है। उसके अंतिम हिंदू सम्राट राज्य कहा जाता था। देखो, अंतिम हिंदू सम्राट राज्य तो कहा जाता था, पर ये इतना कट्टर हिंदू नहीं था। अंतिम तो था पर इतना कट्टर हिंदू भी नहीं था, और पूरे देश में इसका शासन भी नहीं था। पर हाँ, ये अंतिम हिंदू शासक इसको कहा जाता है। एक मिनट, नेक्स्ट है, मिलान करने हैं। शूद्रक, मिर्च कटिम, ये बहुत बार आती है बुक्स, है ना। इसका दूसरा नाम भी लिखा आता है माटी का गाड़ी खिलौना, ये भी लिखा आता है माटी का गाड़ी खिलौना। मिर्च कटे के स्थान पर ये भी लिखा आ सकता है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, राइट है। अमर सिंह की अमर कोश है, रोमक सिद्धांत नहीं है। अमर सिंह की अमर कोश है, रोमक सिद्धांत नहीं है। रोमक सिद्धांत तो एक खगोल शास्त्र से रिलेटेड बुक है, और इस बुक पर जो है क्या बोलते हैं, यूनान का बहुत ज्यादा प्रभाव माना जाता है। तो 1 और 2 आपका राइट है, 1 और 2। तो ये वाला ठीक है, जो अमर सिंह की अमर कोश आएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, बिल्कुल। समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिले हैं उन पर इसको संगीत प्रेमी या वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में
नवरत्न से अलंकृत था, बिल्कुल। चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में तो था ही नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, ये गलत है। अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। अजंता की जो चित्रावली है वो गुप्तकालीन का श्रेष्ठ, वैसे तो बहुत सारी इसके अंदर चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं गुप्त काल में, पर जो श्रेष्ठ की बात आती है तो वो अजंता की ही आती है। तो 1 और 3 राइट है, 1 और 3 राइट है, बाकी सब गलत, मतलब एक ये जो बीच वाला गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नवरत्न थे। संगम ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना आपको। तो लोकप्रियम व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है, बिल्कुल। तो लोकप्रियम जो ग्रंथ है वो व्याकरण और अलंकार शास्त्र से रिलेटेड है, ये राइट है। तिरुकुरल में दार्शनिक विचार और सूक्तियां है, तिरुकुलर जो है इसके अंदर क्या है, दार्शनिक विचार और सूक्तियां है, ये भी राइट है। शिल्पादिक्रम प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये भी, क्योंकि एक दो प्रसिद्ध महाकाव्य है, एक तो मणिमेखले है और एक शिल्पादिक्रम है, याद रखना। शिल्पादिक्रम भी आ सकता है, मणिमेखले भी आ सकता है, ये दोनों महान काव्य है संगम ग्रंथ के, ठीक है। शिल्पादिक्रम का जो राइटर है वो इलांगो आदिगल है, जो इसको लिखने वाला इलंगो आदिगल, और जो मणिमेखले का है वो शीतले सतनार है। तो इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें तीनों ही राइट है, तो 1 2 3 राइट है। पूछे व्याकरण और अलंकार से रिलेटेड जो बुक है वो कौन सी है, तो लोकप्रिय, ठीक है। और दार्शनिक विचार और सूक्तियां किसके अंदर है, तिरुकुरल के अंदर है। आगे और आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर और समझ आ जाएगा। तमिल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांड्य राज्य में अश्व पश्चिम से भारत से स्थल मार्ग से मंगवाए जाते थे, कह रहा है। जो पांड्य शासक थे, पांड्य राजा होते थे, वो क्या करते थे, वो अश्व घोड़ों को व्यापार करते थे, आयात करते थे, तो वे स्थल मार्ग से मंगाते थे। एनाड़ी की उपाधि सेनाध्यक्षों को दी जाती थी। प्रिय लोग चरम का कार्य करते थे। देखो इनमें कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। देखो ये जो एनाड़ी है ये सेनाध्यक्ष को कहा जाता था, ये बिल्कुल राइट है। जब हम संगम काल पढ़ते हैं, साउथ हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पे एनाड़ी जो है वो सेनाध्यक्षों को कहा जाता था। जो परियार है वो लोग क्या कार्य करते थे, वो मजदूरी का कार्य करते थे, साथ साथ में वो चरम का कार्य करते थे, ठीक है। चरम का जो खाल वगैरह इनको उतारना, उसकी चटाई वगैरह बनाना, तो ये परियार लोग कार्य करते थे, दोनों राइट है। पर ये गलत कहाँ हो जाता है कि जो पांड्य राज्य है वो स्थल मार्ग से नहीं, जल मार्ग से व्यापार आयात घोड़ों का किया करते थे। तो इसमें 2 और 3 राइट है, तो 2 और 3 राइट है आपका। चीन राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के बारे में आपका विचार क्या है, ये आपको बताना है। चीन राज्य पांड्य राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित थे। चेर राजा सेगुगुटवन को लाल चेर या भला चेर भी कहते थे, बिल्कुल। जो चेर राज्य है वो है ना पांड्य राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है, पांड्य राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित थे, ये राइट है। और चेर राजा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि लाल चेर या भला चेर किसको कहा गया है, तो वो सेंगुटवन को कहा गया है। तो ओनली 2 और 2 इसका राइट है, नहीं दोनों राइट है, 1 और 2 दोनों राइट है। चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के बीच पांड्य राजा क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था। चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के बीच पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में स्थित था, राइट है। उसकी राजधानी पुहार थी। चोल राजा एलारा ने पुहार की स्थापना की थी, ये बिल्कुल गलत है। चोल राजा एलारा ने पुहार की एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। देखिए चोल राजा पेन्नार और वेलार, एक रखो, तो इसमें आपका कौन सा गलत है, थर्ड गलत है। तो राइट है आपका 1 2 और 4, तो राइट आंसर है आपका 1 2 और 4, ये वाला। बस इसको थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। जो चोल राज्य पूछा जाए ना आपको किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो वेलार और पेन्नार और वेलार नदियों के बीच पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित है चोल राज्य, ठीक है। पेन्नार और वेलार दो नदियां याद रखनी है। दूसरा
इन जो कैपिटल है चोल की पूछी जाए क्या थी, पुहार थी, ये याद रख रही है। चोल राजा एलोरा ने पुहार की स्थापना की थी, नहीं, चोल राजा एलोरा ने पुहार की स्थापना नहीं थी, कार्यकाल या करिकाल ने जो है इसकी स्थापना की थी। किसने? कार्यकाल लिखा आ सकता है, कार्यकाल या करिकाल ने इसकी स्थापना की थी। एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया था, ये राइट है। एलारा जो चोल शासक था, इसने श्रीलंका को तो जीता था पर इसने पुहार को कैपिटल नहीं बनाया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस राजवंश ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजा था? ये कह रहे कि जो कौन सा राजवंश था, चोर, चेल, पांड्य या राष्ट्रकूट? तो पांड्य शासकों राजवंश ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे। ठीक है। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? तो चेर, चोल, पांड्य और सार्यपुत्र, इन चारों का मिलता है। तो चेर, चोल, पांड्य, ये तो है ही। चेर को केरल पुत्र कहा गया है और चौथा था सार्यपुत्र। इन चारों का जो जिक्र है इसके अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में मिलता है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विद्या का केंद्र है? नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और तक्षशिला, चारों ही क्या है आपके बौद्ध शिक्षा केंद्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नालंदा और विक्रमशिला ये बिहार में है, वल्लभी आपका गुजरात में है और तक्षशिला आपको पाकिस्तान पेशावर के पास है। ठीक है। उसके बाद ये चारों के चारों क्या है भाई, बौद्ध शिक्षा के केंद्र है। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और तक्षशिला, तो चारों ही इसका ऑप्शन डी आने वाला है। भारत में निम्नलिखित आने वाला जो कालक्रम है वो सही लगाना है। सबसे पहले क्या हुई था भारत में? पाषाण काल आया था, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन आई थी। तो पाषाण काल से रिलेटेड तो इसमें नहीं लिखा हुआ है। लोहे का हल ये नहीं आया था, बाद में आया था। पंचमाग ये बाद में आए थे सिक्के। नगर संस्कृति ये दोनों में से आपको जाना है। ठीक है। नगर संस्कृति आई थी, उसके बाद हड़प्पा, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। लोहे का हल ये वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। फिर जैसे ही उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 के आसपास का टाइम था, उसके बाद यहाँ पे आया था लोहे के हल। फिर आए थे आपके पंचमाग, पंचमाग सिक्के आए थे आपके 5वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी के अंदर। फिर आए थे सोने के सिक्के, सोने के सिक्के आपके इंडो ग्रीक, जब इंडो ग्रीक आए थे ना तब आए थे। तो आपका जाएगा राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। क्योंकि ये जो पंचमार्क सिक्के थे ना उस टाइम पे आए थे जब बौद्ध, जैन धर्म और ये मगध वगैरह आए थे ना, तब आए थे सिक्के। तो लोहे का तो उससे पहले ही प्रयोग हो चुका था ना, और सोने के सिक्के लास्ट में गए थे। सोने के सिक्के जब इंडो ग्रीक हिंदी यवन आए थे मौर्य उत्तर काल के, तब आए थे। तो राइट आंसर है सी। वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में आपको देखना है। ठीक है। तो ये उत्तर वैदिक और उत्तर वैदिक काल में जब कुल थे, ग्राम थे, कबीले थे, उनका एक क्रम था। कैसे था? सबसे पहले ग्राम तो नहीं थे, सबसे पहले कुल आता था। सबसे पहले कुल मतलब घर, घर हमारा कुल है, ये घर आते थे। घर, बहुत सारे घरों को मिलाकर ग्राम बनता था और ग्राम को मिलाकर विश्व बनता था। विश्व मतलब एक तरह से जिला था। और फिर उसके बाद जन मतलब एक तरह से राज्य था, जन विश्व को मिलाकर, और फिर सारे राज्यों को मिलाकर राष्ट्र बनता था। तो कुल का जो अध्यक्ष होता था वो कुलप होता था, ग्राम का ग्रामणी, विश्व का विश्वपति, और जन का जनशय, और राष्ट्र का राजा, या क्या बोलते थे, जो भी राजा ही होता था वो पूरा राष्ट्र का हुआ करता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जो ये वेद दिए गए हैं इनको बताना है। चारों वेदों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से वेद में क्या है। देखो ध्यान से एक चीज समझो, जो शाम वेद है ना, इसके अंदर तो हमेशा गायक की, गायनी के बारे में, सा रे गा मा पा धा नि सा, मतलब गायक की बात जहां भी आती है तो आप शाम वेद के साथ चले जाना। ठीक है। ये तो आपको समझ आ जाएगा। ऋग्वेद एक ऐसा पवित्र ग्रंथ माना गया, प्राचीन ग्रंथ, जहां पे सिर्फ स्तुति, प्यार, देवताओं की स्तुति जहां हो रही है, तो ऋग्वेद जो है वो देवताओं की स्तुति के साथ जाता है। कंफ्यूजन कहाँ होएगा? व्याधि के निवारण, तंत्र मंत्र, ऋचा और कर्म कांड, और ये चीजें आपके माइंड में जाएगी तो अथर्ववेद में होगा। पर यजुर्वेद और अथर्ववेद दोनों में ध्यान रखना होगा। कर्म कांड जहां आ रहा है, ठीक है, वो अथर्ववेद में है। निवारण की बात जहां आ रही है तंत्र मंत्र हेतु, तो वो आपके किस में आ जाएगा? यजुर्वेद के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर आपका जा रहा है अथर्ववेद में कर्म कांड है और यजुर्वेद के अंदर है व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र। ठीक है। तो आप मैच कर लीजिए। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो वैदिक संस्कृति थी उसमें विचार करना है। क्या?
इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। इस काल में जो अयस है उस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। बिल्कुल, जो अयस शब्द है वो तांबे के लिए यूज होता था। ठीक है, अयस। इस काल में चित्रित धूसर मृद भांड का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल की बात कर रहा है तो ये भी राइट है। चित्रित धूसर मृद भांड का प्रयोग होता था, तो एक और दो दोनों राइट है। ठीक है, ये वैदिक काल की है। अभी हम करते हैं थोड़ा सा साउथ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस। थोड़ा सा अभी हम पढ़ते हैं साउथ हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, बोरोबुदुर का मंदिर किसे समर्पित है? भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। बोरोबुदुर का मंदिर जो है किसे समर्पित है? शिव को, विष्णु को, बुद्ध को, पार्वती को? एक मिनट। ये है बुद्ध को समर्पित। ठीक है। शैलेंद्र शासक जो थे उन्होंने सुमात्रा के पास पाले गांव में अपनी जो है कैपिटल बनाई थी, और वहां पर ही जो वो एरिया था पहले ही संस्कृत और बुद्ध के जो अध्ययन केंद्र रहा है वो एरिया, वहीं पर इन्होंने बोरो बोलते हैं बोरोबुदुर मंदिर बुद्ध को समर्पित करने के लिए बनवाया था। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया था? शैलेंद्र शासकों के द्वारा, सुमात्रा के पास। तो राइट आंसर है इसका बुद्ध। मध्यकालीन अरबी इतिहास में बैत उल हिकमत क्या संदर्भित करता है? ये क्या कह रहे हैं कि मध्यकाल में एक डिपार्टमेंट बना था जिसको बैत उल हिकमत कहा जाता है। ये किसको समर्पित है? क्या कार्य होता था? क्या ये मठों का एक संघ था? क्या प्रशासन संचालन की इकाई थी? क्या एक ये ज्ञान ग्रह था? क्या इसमें से कोई नहीं था? ये एक ज्ञान ग्रह था। ठीक है। एक खलीफा था अल मेमन। ठीक है, उसने सारी बुक्स, चाहे वो मिस्र की है, ईरानी है, हिंदी है, भारतीय जो भी ग्रंथ है, उनको क्या करने के लिए, उनका अनुवाद कराने के, ट्रांसलेट करने के लिए, उनकी जानकारी लेने के लिए बैत उल हिकमत ये बनवाया था। ठीक है, तो ये ज्ञान ग्रह था। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, गोपाल के बाद जो इसका बेटा आता वो होता है धर्मपाल। धर्मपाल को किसने पराजित किया था? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया था। ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया था, फिर बाद में धर्मपाल को भी पराजित किया था। पर आपसे संस्थापक पूछा जाए तो गोपाल। ठीक है। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रूहमा कहा है? पाल शासकों को। पाल राज्य जो था, अरब व्यापारी आया था सुलेमान। ठीक है, कहाँ से था ये व्यापारी? सुलेमान, अरब से। इसने जो राज्य को रूहमा शब्द यूज किया किसके लिए? पाल के लिए। ठीक है। उसके बाद संतरिक्षित और दीपांकर अतिश कौन थे? ये बुद्ध विद्वान थे, जैन विद्वान थे, या हिंदू विद्वान थे? तो ये बुद्ध विद्वान थे। ठीक है, क्या रहे हैं भाई? ये बुद्ध विद्वान रहे हैं, और ये काफी मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। जो पाल शासक थे ना, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। तिब्बत से इनके पास मैसेज आया कि भाई हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी चाहिए। तो बौद्ध धर्म इनको आमंत्रित किया गया था, इनको स्पेशली आमंत्रित किया गया था। तो संतरिक्षित और दीपांकर, दीपांकर को अतिश भी कहा गया, इन दोनों को भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये क्या थे? एक भिक्षु बौद्ध भिक्षु या बौद्ध ज्ञानी, कुछ भी इनको कह सकते हैं। इन्होंने वहां पे बौद्ध धर्म का काफी प्रचार किया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया है? मिहिर भोज को कहा गया है। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों को आपको मिलाना है। कौन सा कहाँ से आया भाई? कौन कहाँ से आया था? अल मसूदी बगदाद, सुलेमान वेनिस, मोरको पोलो रहेगा आपका ईरान। तो आपको बताना है कि कौन सा कहाँ से आया है, या कौन सा मैच होता है। सिर्फ इनमें एक मैच होता है। ठीक है, कौन सा? अल मसूदी, ये बगदाद से आया है, बाकी और कोई भी मैच नहीं होता। ठीक है। मोरको पोलो तो वेनिस से था। सुलेमान अभी हम पढ़ के आए, हम अरब से था। अरब व्यापारी तभी पढ़ के आए ना हम। और मोरको पोलो वेनिस से, यानी चीन की यात्रा की थी। सुलेमान अरब से था। अल मसूदी जो है बगदाद से था। तो अल मसूदी ही सिर्फ राइट आंसर है।
दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की है। बिल्कुल, राष्ट्रकूट का संस्थापक है दंती दुर्ग। इनके ना सबके संस्थापक जरूर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है संस्थापकों में से जरूर आ जाता है कि राष्ट्रकूट का कौन सा है, प्रतिहार का कौन सा है, पल्लव का कौन सा है, पाल का कौन है, ऐसे करके। इसकी जो कैपिटल रही थी वो मान्यखेत थी, जिसको मालखेड़ भी कहा गया है। तो दोनों ही राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। नाड़, गौंड, छोटे सरदार, मातहत, पतल। नाड़ गौंड ये राजस्व अधिकारी जो होते थे उस उनके प्रशासन में, उसको नाड़ गूंड कहता था। दक्षिण में जो राजस्व अधिकारी होते थे उनको नाड़ गूंड कहा गया था। छोटे जो सरदार होते थे, छोटे सरदार होते थे जिनके पास जमीन ज्यादा थोड़ी होती थी, बहुत ज्यादा नहीं होती थी, उनको भोगपति या सामंत कहते थे। मात हत जो थे वो प्रशासनिक सरदार हुआ करते। पतल जो थे वो सैनिक अधिकारी नहीं हुआ करते थे, भू राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। पतल जो थे ये भू राजस्व अधिकारी हुआ करते थे और इनका कार्य शांति बनाए रखना भी होता था। तो आपका असत्य ये है भाई, डी राइट नहीं है। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चोल की जो स्थापना है वो विजयालय के द्वारा की गई थी। ठीक है। चोल में इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है? एक तो उसका संस्थापक विजयालय। ठीक है। चोल में एक याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राम प्रशासन के बारे में पूछा जाता है कि जो स्थानीय प्रशासन या ग्राम प्रशासन की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमें उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है, जो प्रांतक प्रथम का अभिलेख रहा है। और ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है कि यहाँ पे स्थानीय प्रशासन या ग्राम प्रशासन चोल शासकों के द्वारा काफी माना जाता था। ठीक है। तो जो ग्राम प्रशासन है या स्थानीय प्रशासन लिखा जाए तो ये चोल के, आपको सीधा चोल के साथ टिक करना है। फिर पूछा जाए किस शासक के बारे, किस शासक के यहाँ से जानकारी मिलती है? प्रांतक प्रथम के। प्रांतक प्रथम का अभिलेख कौन सा था? उत्तर मेरु। और उत्तर मेरु अभिलेख से ही हमें ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। एक चोल साम्राज्य में आपको याद रखना है जो शिव नटराज की जो मूर्ति मिली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कांसे की, और एक नर्तक के रूप में वो दिखाई गई थी। और वो कांसे की है, चतुर्भुज आकार की वो बनाई गई है। इस तरीके से आपको उसको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टोई मंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? टोई मंडलम दक्षिण जो तमिल क्षेत्र था ना, दक्षिण तमिल क्षेत्र को टोई मंडलम कहा जाता था। तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित किया गया था? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो था वो आपका राजराज के समय में किया गया था। ठीक है। जिसका जो राजराज है, जो संस्थापक है वो तो विजयालय है। उसके बाद जो भी विस्तार किया वो राजराज, और राजराज के बाद इसको जो बढ़ाया है वो राजेंद्र प्रथम ने इसको काफी प्रोग्रेस दी है। ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? इसको काफी प्रोग्रेस दी है। आगे चलते हैं। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक के शासनकाल में की गई है? गंगईकोंड चोलपुरम, राजेंद्र प्रथम, राजराज, प्रांतक प्रथम, राजेंद्र सेकंड। तो राजेंद्र प्रथम। ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि भी ली है और इसने पुल भी बनाया है, एक नगर की स्थापना भी की है। ये सारे के सारे कौन कर रहा है? राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है भाई? ये जब जा रहा था ना, कलिंग का रास्ते बंगाल होता हुआ जा रहा था, तो इसने गंगा नदी को पार किया था और कलिंग से होता हुआ कहाँ गया था? बंगाल। तो इसने गंगा नदी को पार किया था। गंगा नदी के जो राजा थे उनको पराजित कर दिया था। अब गंगा और चोल शासक, तो गंगा को पराजित किया चोल शासक ने, तो इसलिए इसने उपाधि ले ली गंगईकोंड चोलपुरम। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत के आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करने उनके कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। तो ये भी राइट है। ठीक है। ये दोनों ही राइट है, ए और दो दोनों ही राइट है। तो 1 और 2 की आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर उन्होंने अपना प्रभुत्व चोल शासकों के द्वारा पांड्य और चेरो इनको भी पराजित कर दिया गया था। शैलेंद्र शासकों
पर भी इन्होंने पराजित किया और मतलब उनको पराजित करके उनका कुछ हिस्सा जो है जीत लिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल प्रशासन मंडलम, वलनाडु और नाडुओं में विभाजित है। बिल्कुल, पहले मंडलों में विभाजित था, फिर मंडल के बाद वलनाडु और नाडुओं में विभाजित हुआ था। अधिकारियों को आमतौर पर राजस्व दायी भूमिदान द्वारा भुगतान किया जाता था। बिल्कुल, ये जो कुछ अधिकारी होते थे, जैसे परिवार से भी जो बेटे थे फैमिली के, उनको भी बना दिया जाता था अधिकारी, और जो भी अधिकारी बनते थे वो आमतौर पर राजस्व दायी भूमिदान द्वारा भुगतान किए जाता था, उनको जो भूमि दी जाती थी। ये क्वेश्चन आ चुका है। चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी। अब आपसे पूछ रहा है, ग्राम प्रशासन हमने पढ़ लिया, स्थानीय प्रशासन भी पढ़ लिया, भाई स्थानीय प्रशासन लिखा है या ग्राम प्रशासन लिखा है, ये चोल काल में मिला है, पर ये आपसे पूछ रहा है इसकी भी इकाई थी, वो कौन सी है? तो वो उर और महासभा है। उर और महासभा क्या थी? ये चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई रही है। चोल काल में क्या रही है? ग्राम प्रशासन की इकाई रही है। ठीक है, तो पूछे भी कितने पार्टों में बटा हुआ था ग्राम प्रशासन, तो दो क्या होते पार्ट में बटा हुआ था। एक उर जिसमें आम सभा होती थी, और एक महासभा जिसमें अग्रहार या जो ब्राह्मणों द्वारा दिए गए गांव हुआ करते थे वो होते थे। हमने वहां पढ़ा सभा लिखा था, ये यहाँ महासभा लिख दिया, कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। महासभा भी आ सकता है, सभा भी आ सकता है। कह रहे ग्राम होते थे, ग्राम उर था, एक महासभा था। ठीक है, उर नगरम भी पढ़ा हमने, तो मेनली क्या आपसे गांव पूछे गए हैं। नगरम में तो जो व्यापारी वगैरह रहते थे, पर इसके अंदर तो किसान रहते थे या आम लोग रहते थे, और इसके अंदर महासभा में अग्रहार जो ब्राह्मण होते थे या जिनको भूमि दान में मिलती थी वे इसके अंदर होते थे। तो ये राइट है आपका। नेक्स्ट है कैलाश नाथ मंदिर, होयसेल मंदिर, विरदेश्वर मंदिर, गोमेटेश्वर मंदिर। देखिए, अभी हम ही कैलाश नाथ मंदिर तो अभी पढ़ के ही आए हैं। कहाँ पे था? कांचीपुरम, कांची में, और किसके द्वारा? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इसको एक तरह से क्या किया गया था? तैयार किया गया था या बनवाया गया था। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाला है आपका होयसेल। होयसेल जो है चालुक्य शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चालुक्य शैली में बना हुआ है, और इनकी जो राजधानी थी हैलेबिड, उसके अंदर इसको बनवाया गया है। रुद्रेश्वर मंदिर जो मिलता है वो तंजौर के अंदर मिलता है, और गोमेटेश्वर मंदिर जो है वो सरवण बेलपोला के अंदर मिलता है। अब आपको ये मेन बात याद रखनी है कि भाई ये पल्लव शासक लिख के आ सकते हैं इसके सामने, होयसेल के सामने चालुक्य शासक लिख के आ सकते हैं। ठीक है, विरदेश्वर मंदिर के सामने चोल शासक लिख के आ सकते हैं। तो ये चोलों के द्वारा बनवाया गया, ये चालुक्य के द्वारा बनवाया गया, और ये पल्लव के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो विरदेश्वर मंदिर है ये चोल शासकों के द्वारा, अभी हमने पढ़ा है शायद, राजराज प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया था। और ये एक उत्कृष्ट कला थी, जो एक बेस्ट कला, जो जिसको क्या कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो कला थी, वो तंजौर विरदेश्वर का मंदिर तंजौर में मिला था। ये चोल काल की एक अच्छी खासी क्या बोलते हैं उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का विचार आपको करना है। त्रिमुरई इंपॉर्टेंट है भाई, ये कंबन रामायण, पोन्नारन्ना। जो तिरुमुई है ये अलवार नयनार संतों की रचना, कंबन रामायण, पोन्नारन्ना, ये तीनों के तीनों आपके मैच कर रहे हैं, राइट है। तिरुमुरई है जो अलवार है, ये किसको मानते थे? विष्णु को। नयनार है ये शैव को मानते थे। ठीक है, इन संतों की जो रचना है 11 जिल्दों में या 11 जिल्दे इसके अंदर है, वो सब कुछ लिखा हुआ है, वो तिरुमुरई के अंदर पाई जाती है। जितना भी इनका मैटर रचनाएं लिखी हुई है वो तिरुमुरई के अंदर पाई जाती है, और तिरुमुरई को पांचवा वेद भी कहा जाता है। कंबन के द्वारा जो रामायण लिखी गई, कंबन राइटर है और इसने रामायण लिखी, इसको तमिल साहित्य का उच्च कोटि की रचना कहा जाता है। ठीक है, पोन्नारन्ना ये कन्नड़ काव्य के रतन है। कन्नड़ काव्य के क्या है? राष्ट्रकूट शासक में थे ये। कन्नड़ काव्य कन्नड़ के क्या बोले जाते हैं? रतन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? तिरुमुई को पांचवा वेद कहा जाता है। इसके अंदर नयनार और अलवार के बारे में लिखा हुआ है। कंबन के द्वारा लिखी गई जो रामायण है उसको तमिल साहित्य का उच्च कोटि की रचना कहा गया है।
पोन्ना और रन्ना जो है कन्नड़ काव्य के रतन थे, और ये राष्ट्रकूट के काल में पाए जाते हैं पोन्ना और रन्ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। पोन्ना रन्ना के साथ एक और अभी पंपा, त्रिरत्न है नहीं, पंपा, इनको त्रिरत्न कहा जाता है। एक पंपा, पोन्ना, रन्ना, ये कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई? तो ये आपको पता ही है कौन था। देखो, पांड्य शासक के बारे में एक बार एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो पांड्य शासक थे वो हमेशा मात्रात्मक जो वहाँ पे शासन किया जाता था, माता का शासन चलता था, स्त्री का शासन ऐसे चलता था, ऐसे इसके बारे में पांड्यों के बारे में कहा जाता। मेगास्थनीज ने सबसे पहले पांड्य शासकों की जानकारी हमें दी है, और मोतियों का देश भी इसको कहा जाता था। तो ये पांड्य के बारे में 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोतियों का देश कहा गया है, मेगास्थनीज ने कहा था ना, मेगास्थनीज ने इसकी सबसे पहले जानकारी दी है। मातस्तात्मक यहाँ पे जो है शासन रहा है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। और चालुक्य के बारे में एक चीज याद रखनी है कि ये अपने रहते ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया करते थे, चालुक्य के बारे में है। ठीक है, और चालुक्य के बारे में भी है, और एक दो शासक और थे, कदम्ब है, कलचुरी है, ये अपने रहते अपना शासक नियुक्त कर दिया करते थे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के विषय में शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई है। ये कह रहे जो दिल्ली सल्तनत थी ना, मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, इसमें से जो जजिया है उसको अलग कर दिया गया था। पहले ये भूमि कर के अंदर ही आता था, भूरासव कर के अंदर आता था, इसको अलग कर दिया गया, अलग कर बना दिया गया था। तो वो फिरोजा तुगलक ने, ये ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था इसने, फिरोजा तुगलक ने जजिया कर पहले ब्राह्मणों पर नहीं होता था, इसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था, और जो अपंग है, महिलाएं हैं, बस इनको छोड़ के, बुजुर्गों को छोड़ के सब पे इसने जजिया कर लगा दिया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। देखिए, सन्य विभाग दीवाने अर्ज होता है, पत्राचार विभाग दीवाने इंसा होता है, कृषि विभाग दीवाने कोही होता है, और विधि विभाग दीवाने रियासत होता है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एक इनमें से फंस जाए आपको मिलान करने में तो इजी रहेगा। दिल्ली सल्तनत के शासक जवाबित का प्रयोग करते थे, यह किससे संबंधित था? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर मापने वाला यंत्र था, उलेमाओं को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान था, इक्तदारों द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान था, राजकाज चलाने वाला सुल्तान द्वारा बनाए गए विनियम को क्या कहते थे? जवाबित कहते थे। वैसे तो जो दिल्ली सल्तनत वाले हैं, जो अपना कानून है इस्लाम के अनुसार चलाते थे, इस्लाम के कानून है उसके अनुसार अपना राज्य को चलाते थे, पर उन्होंने कुछ अपने भी नियम बना रखे थे उस टाइम के अकॉर्डिंग, जिनको जवाबित कहते थे। तो राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए विनियम को जवाबित कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी, 1347 में अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यात्री है, नुनीज है, अब्दुल रज्जाक है, निकोलो कॉन्टी है। ठीक है, देखो, अब्दुल रज्जाक है ये फारसी था, और नुनीज है जो ये पुर्तगाली था, निकोलो कॉन्टी जो है ये इतावली था। तो आपका जो राइट जा रहा है वो सिर्फ थर्ड ही जा रहा था। इतावली कौन है? निकोलो कॉन्टी है। बाकी अब्दुल रज्जाक फारस में है, और नुनीज जो है वो पुर्तगाली है। इनको क्रैश में इन्होंने गलत कर दिया, तो आपका सिर्फ और सिर्फ जाएगा थर्ड। केवल ऑप्शन जा रहा है आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, बाकी आपके गलत है। ठीक है, तो भाई तीनों के तीनों यात्री कहाँ आए थे? विजयनगर में आए थे। निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरित किया था? तो बताइए इसको, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पहले जो कैपिटल थी गुलबर्गा, उसको बीदर में किसने भेजा था, किसने ट्रांसलेट किया था, कहाँ भेजा गया था? ट्रांसफर, ट्रांसफर किसने किया था? तो वो अहमद शाह बहमनी ने किया था। किसने किया था? अहमद शाह बहमी ने। बहमनी सुल्तानों की जो पहले कैपिटल थी वो गुलबर्गा थी, गुलबर्गा से बीदर भेज दिया गया कैपिटल, तो वो किसने की थी? वो
अहमद शाह बहमनी ने की थी। नेक्स्ट है कृष्ण देव राय के संबंध में कुछ बातें बताइए। कुछ इतिहासकार कृष्ण देव राय को विजयनगर के सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बिल्कुल। उसने बीजापुर और गुलबर्गा पर अधिकार किया था। तो कृष्ण देव राय को से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, और कृष्ण देव राय को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। तो आप बताइए कि कौन सा इसमें राइट है। जो कृष्ण देव राय है, इसने 1509 से 1530 तक शासन किया था, और इसने बहुत सारे जो इतिहासकार हैं कृष्ण देवराय को ही सर्वश्रेष्ठ शासक मानते हैं, और इसने बीजापुर के गुलबर्गा पर भी अधिकार कर लिया था। तो ये ए और दो दोनों ही राइट है। सुल्तान काल के जो राजवंश है उनको सही क्रम में लगाओ। तो आप बताइए, कितना ही इजी है, और ये बार बार पूछा भी जाता है कि जो सुल्तान काल का राजवंश है उसको आपको सीरीज में लगाना है। तो हम ऐसे याद करते ना, ठीक है। गुलाम वंश खिलजी इसके अंदर नहीं है। तुगलक वंश, सैयद वंश। तो पहले नंबर पे आपका आएगा 1, उसके नंबर पे आएगा आपका 2, उसके नंबर पे आएगा 4, और 4 के पास आपका आएगा 3। तो 1 2 4 3 वाला जहां ऑप्शन होगा वो आपका राइट है। तो ये सीरीज बहुत बार पूछी जाती है, आपको याद होनी चाहिए। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उसने 1506 में आगरा को अपनी कैपिटल आगरा नगर बसाया था। ये ठीक है। उसने आगरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, ये भी राइट है कि उसने 1506 में आगरा नगर की स्थापना की, उसके 2 साल बाद आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। तो ये दोनों ही राइट है। जैनुल आबिदीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। उसने जजिया और गो हत्या बंद करवा दी थी, बिल्कुल राइट है। उसने महाभारत और रास्तरंगिणी का फारसी अनुवाद करवाया था, बिल्कुल राइट है। महाभारत का भी और रास्तरंगिणी का भी उसने फारसी अनुवाद कराया था। उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, बिल्कुल नहीं, वो तो संगीत प्रेमी था। उसने न्याय विभाग में मंत्री श्रेया भट्ट था, ये भी राइट है। संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, ये ऐसा नहीं है। उसने संगीत पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई थी, और उसने उल्टा संगीत को बहुत सारा प्रेम किया था, उसको पूरा बढ़ावा दिया था उसने। और ग्वालियर से जो सिंगर थे, राजा थे, उसने उसको अपने दरबार में बुलाया था, उसको 2 पुस्तकें भी भेंट की थी। तो ये इसका जो रोंग है ये वाला है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे मेडिवल के भी और मॉडर्न हिस्ट्री के भी। देखो आज आपके पास लास्ट डे है, जितना हो सके आज और मैं आपको करा सकती हूँ। मेरी कुछ पर्सनल चीज प्रॉब्लम रही थी जिसके से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी, और इस वजह से मैं 2 3 या दिन आपको दे पाई। पर मेरे से जितना हो पा रहा है मैं आपको करा रही हूँ। फिर कोशिश करूँगी फिर मैं 100 क्वेश्चन के आसपास लेके आऊँ, और जितना हो सके आपको प्रैक्टिस कराऊँ। और आप रिलैक्स होके, आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है ना, आप रिलैक्स होके वहाँ पे जितना सब कुछ करा रखा है, ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ा रखा है, करा रखा है, आप रिलैक्स होके वहाँ पे एग्जाम देना। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस एक बार जो दिमाग में क्लिक कर जाए ना कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, तुरंत वो कर देना। क्रैश कोर्स करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि इधर क्रैश कर दिया, इधर क्रैश कर दिया, और फिर सारे क्वेश्चन गलत ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज की इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय बाय।